सो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लीजिए। 4 पे मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन नंबर 4 स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन निकालना था। तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है लैम्डा इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m। कप्पा आपको 1.06 into 10 power minus 2 दिया, इनटू 1000 बाय मोलरिटी 0.1 अप्लाई करा तो 1.06 into 10 power 2 आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6, it is conductance of 0.1 m KCl, where conductivity is x ohm inverse centimeter inverse, filled with the conductivity cell is y ohm inverse. If the conductance of 0.1 m NaOH solution is filled with the same cell is z ohm, then the molar conductance of NaOH. तो पहले हमने क्या करा, कप्पा का फॉर्मूला लगाया C into L by A। तो कंडक्टेंस आपको x दिया, कंडक्टेंस आपको उल्टा लिख दिया मैंने। आपको क्वेश्चन में कंडक्टेंस दे रखा है y और कंडक्टिविटी दे रखा है x। x इक्वल टू y इंटू एल बाई ए लगाया। यहाँ से सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाला हमने। सो आपका सेल कांस्टेंट सॉल्व हो क्या रहा है, x बाई वाई। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कप्पा की वैल्यू अप्लाई करी दोबारा दूसरे सेल के लिए। इसकी कंडक्टेंस आपको z दे रखी है, सो कप्पा इक्वल टू z इंटू एल बाई ए अप्लाई करना है। इंस्टेड ऑफ एल बाई ए हमने x बाई वाई पुट कर दिया, दिस इज सेल कांस्टेंट। तो उसको हमने रिप्लेस करा इस वाले क्वेश्चन में। सो लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m। लैम्डा m की जगह आपने वैल्यू पुट करी, कप्पा इज गिवन zx by y into 1000 by 0.1। सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू zx by y into 10 power 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आफ्टर 6 यू आस्क क्वेश्चन नंबर 3। ओके सर 8। हाँ अभी आ रहा हूँ 8 पे आ रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 m solution of acetic acid is 250 ohm। When it is measured in a cell of cell constant 1.5 centimeter inverse, the equivalent conductance you have to calculate। तो देखो पहले केस में आपको फॉर्मूला लगाना है, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए, और कंडक्टेंस जो होता है वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो कप्पा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 250 इंटू सेल कांस्टेंट 1.15। और इसके बाद आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, सो लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सीधे सीधे। तो कप्पा की वैल्यू हम लोग निकाली है 1 अपॉन 250 इंटू 1.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू 1 m। यहाँ से सिंप्लीफाई करके लैम्डा m निकाल लेंगे। ठीक है, so this value comes out to be 4.6। after this you ask question number 8। question number 8 is given which of the following solution of KCl will have the highest value of specific which of the following solution of KCl will have the highest value of specific conductance। so specific conductance means आपको कप्पा चेक करना है। तो कप्पा के साथ आपको रूल बताया था कि आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो कप्पा के साथ रिलेट करना है इसको। ठीक है, तो आपको पता है कि डाइल्यूशन करने से या कॉन्सेंट्रेशन कम करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कम होने लग जाता है। तो जिसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी उसी के लिए कप्पा वैल्यू हायर आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। आपको कंडक्टिविटी का रूल सिखाया था ना, एक बार मैं आपको नोट सिखाया था, आपको याद आ जाएगा। मैंने कंडक्टिविटी का रूल सिखाया था कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दिस वन। यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयन विद प्रेजेंट द सॉल्यूशन। तो इसके लिए मैंने आपको रूल लिखवाया था, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज करेगी। जिस सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा होंगे उसी के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाईएस्ट आ जाएगी। तो उसको यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो आपका KCl सॉल्यूशन है, उसने बोला हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके लिए आएगी। तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए होता है, तो जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसी के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर हम 1 n सॉल्यूशन लेंगे, 0.1 n सॉल्यूशन लेंगे, 0.01 n सॉल्यूशन लेंगे या 0.001 n सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट करते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन उतना नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करना है। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके लिए कंडक्टेंस ज्यादा आएगा, उसी का स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा आएगा। Then you ask question number 9. In question number 9, it's given resistance of a conductivity cell filled in 0.1 moles per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell was filled with 0.2 moles per liter of KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 moles per liter KCl solution. Conductivity of 0.1 moles per liter solution is given. तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास 0.1 m KCl solution है उसका आपको कप्पा गिवन है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन नोन टू यू, बट यूनिट ध्यान से देखो, दैट इज गिवन सीमेंस मीटर इनवर्स, तो ध्यान रखना है ऐसा यूनिट दी हुई है। अब दूसरे केस में लिखा हुआ है जो इसका रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 100 ओम, यहाँ से अगर कंडक्टेंस लिखेंगे तो 1/100 सीमेन आ जाएगा, ओम इनवर्स बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेटा को यूज करके हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाई A अप्लाई करा, कप्पा की वैल्यू 1.29, कंडक्टेंस 1/100 इंटू L बाई A निकालना है हमें यहाँ से, so you'll get L by A equal to 129 मीटर इनवर्स। इसके बाद एक दूसरा सेल दे रखा है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m है, उसकी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 520 ओम, तो उसका कप्पा निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/R, ठीक है। सो दिस इज 1/520, सब इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी 1/R, तो इट इज 1/520। अब आपको कप्पा निकालना है, सो कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाई A, सेल कांस्टेंट वही रहेगा, तो दिस इज 1/520 इंटू 129 सीमेंस मीटर इनवर्स। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, उसने बोला है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी आ गई सबसे पहले। अब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसके लिए मैंने आपको एक प्रिकॉशन बोला था, कप्पा इंटू 1000/m लिखते हैं, बट इसमें कंडीशन होती है कप्पा इज इन द यूनिट ऑफ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो जो आपने कप्पा की वैल्यू निकाली है 129/520 वो सीमेंस मीटर इनवर्स है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आपने इतना नोट कर लिया, ओके। सो देखो हमारे पास Please जो explain again that one. सबसे पहले पार्ट में हमने, पहले पार्ट में आपको क्लियर है 0.1 KCl के कप्पा गिवन है, आर गिवन है, आर को 1/R करके C निकाल लिया, पहला फॉर्मूला लगाया कप्पा इक्वल टू C इंटू L बाई A, तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L बाई A से सबसे पहले हमने सॉल्व करके निकाला L बाई A, दिस इज सेल कांस्टेंट। अब जिस सेल को यूज कर रहे हैं वही सेल हर बार यूज हो रहा है, तो सेल कांस्टेंट तो फिक्स रहने वाला है। दूसरे सेल के लिए L बाई A तो वही यूज कर लिया 129, और कंडक्टेंस उसकी 1 रेजिस्टेंस हो गई, सो 1/520 यूज कर लिया। तो बट यूनिट देखो यहाँ पे सीमेंस मीटर इनवर्स है, और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, तो इसमें जो कप्पा की यूनिट होती है वो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो आपको सबसे पहले यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, तो आपने कप्पा की वैल्यू निकाल रखी है 129/520, 129/520 सीमेंस मीटर इनवर्स, तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 129/520 सीमेन अपॉन 100 सेंटीमीटर, मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो दिस वैल्यू बिकम्स 129/520 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप सीधे लैम्डा का फॉर्मूला लगा दो, कप्पा की वैल्यू हो गई 1.29/520 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, मोलारिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 0.02, ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा यूनिट में आंसर दिया होगा तो उसको दोबारा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना।
कर लोगे ना आगे कन्वर्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 पावर माइनस 4 सर ये सेकेंड लेते हैं ना। स्टेप फिर से बताओ ना। Siemens meter inverse, so it is Siemens upon meter, and 1 meter is 100 centimeters, so I have replaced meter by centimeter. So this comes out to Okay, 1.295 upon 520 Siemens centimeter inverse. फिर फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m. ये जो फॉर्मूला लगाया ना, तो पता है ना आपको, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m. अलग से लिख लो अगर फॉर्मूला मिस हो रहा है दिमाग से तो. फॉर्मूला इज लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय m. अभी पीछे लिखा मैंने पिछले वाले पेज पे. सो मोलारिटी गिवन है 0.02, कप्पा आपको निकला है 1.29 by 520 into 1000. ये आंसर सॉल्व हो जाएगा सीमेंस मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. बाद में अगर आपको फिर से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो दोबारा यूनिट कन्वर्ट कर दीजिएगा. ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम. देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 13. 13 से पहले तो नहीं बताना कोई क्वेश्चन. 13 में देखो आपको गिवन है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड निकालना है आपको. So you are not audible properly. सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c. ये फॉर्मूला है आपके पास. लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c. सब डेटा पुट करिए. पहला डेटा दे रखा है 260 इज इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट 0.25. एक ही क्वेश्चन हो गई. दूसरे इक्वेशन में इसको लिख लो 250 इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट 1. सेकंड इक्वेशन हो गई. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर दीजिए. कर लोगे आगे सॉल्व, क्यों ना कर दो. इसको सिंपलीफाई करके लिखोगे तो 260 इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस 0.25 का रूट निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा. तो माइनस 0.5 a और ये आएगा 250 इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट ऑफ 1 इज 1. तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो. समझ आया? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो. सो इट बिकम्स 260 into 2 minus 250 is equal to lambda at infinite dilution. ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आपका lambda at infinite dilution की वैल्यू आ जाएगी 270 आई थिंक. आंसर बताइए सॉल्व करके एक बार जल्दी से. Yes, sir. It's 270. So it comes out to be 270. यूनिट वही आ जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. आपको कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन साथ वेरिएशन बताया था ना इक्वेशन. लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस a रूट c. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दे रखी है आपको. एक बार 0.25 कंसंट्रेशन के लिए दे रखा है, एक बार 1 m के लिए दे रखा है. दोनों वैल्यूज पुट करो, दो इक्वेशन आ जाएंगे. फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. And then you ask question number 15. So please can you explain this 13 sum again? I said the equation is lambda. पहले आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए. इक्वेशन is lambda m equal to lambda minus a root c. Yes sir. पहले वाले इक्वेशन में lambda m दे रखा है, concentration 0.25 m के corresponding to 260. So put the value 260 equal to lambda at infinite dilution minus a root of 0.25. और फिर दूसरी वाली डेटा 250 के लिए दे रखा है, उसको पुट कर दो. Okay sir. टू इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया. सॉल्व कर दीजिए. Okay sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. Thank you. वेलकम. दिस इज 14th क्वेश्चन. ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसी का कॉन्सेप्ट सिखाया था. दिस इज क्वेश्चन ऑफ कोलरस लॉ. So it's given molar conductivity of NH4Cl, OH minus and Cl minus at infinite dilution are given. These values. If the molar conductivity of 0.1 m NH4OH solution is this, then its degree of dissociation is. ठीक है.
तो सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl गिवन है, तो दिस इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस Cl माइनस। इसके बाद आपको आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस गिवन है 200। आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस गिवन है 75 और ये वैल्यू गिवन है आपको 150। तो सबसे पहले हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH। ये आएगा आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH माइनस। जो आयंस होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं कोल्ड लॉ से, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में Cl माइनस की वैल्यू पुट करके NH4 प्लस निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस निकाल सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 150 माइनस 75 इज इक्वल टू 75। और फिर इस इक्वेशन में NH4 प्लस और Cl माइनस पुट करो, so lambda at infinite dilution of NH4OH is equal to 75 plus 200. This is 275 Siemens centimeter square per mole. इसके बाद आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला बताया था, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m at infinite dilution होता है। So lambda m is 22, lambda at infinite dilution is 275। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोल्ड्रास लॉ का क्वेश्चन है प्रॉपर, एक बार पूरी वैल्यूज देख लीजिए। दिस इज 0.08। So please repeat again. देखो सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, OH माइनस और Cl माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया। तो NH4Cl कंटेन्स टू आयंस NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो हमने सबसे पहले कोल्ड्रास लॉ अप्लाई करा, तो द सम ऑफ NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब Cl माइनस की वैल्यू आपके पास है, उसको पहली इक्वेशन में पुट करा, तो देखो NH4 प्लस निकाल लिया। फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH लिखेंगे, तो द सम ऑफ NH4 प्लस एंड OH माइनस। NH4 प्लस आपने यहाँ से निकाल लिया है, OH माइनस आपको गिवन है, दोनों वैल्यूज पुट करो, तो आपको NH4OH के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई। बस उसके बाद अल्फा का फॉर्मूला था लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपली रेशियो अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। Sir, please can you explain sum number 15? हाँ वही बता रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन भी देखो कोल्ड्रास लॉ का ही क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एसिटिक एसिड के लिए सिखाया था, अभी Yes, NH4OH के लिए पूछा गया। So equivalent conductance at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl are given. If the equivalent conductance of 0.01 and solution of NH4OH is given, then the degree of dissociation. तो देखो सारे सॉल्ट जो भी हैं उनमें देखो सबके लिए जो n फैक्टर है वो 1 है। NH4Cl is NH4 plus Cl minus, तो इसका n फैक्टर 1। NaOH में एक OH माइनस है तो उसका भी n फैक्टर 1 और NaCl का भी n फैक्टर 1 है। इसका मतलब इन सारे सॉल्यूशंस की जो मोलर कंडक्टिविटी है वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी की तरह से। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl at infinite dilution is sum of NH4 plus Cl minus। sum of NH4 plus and Cl minus, ठीक है। इसके बाद मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaOH लिखेंगे, इट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na plus and आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH minus। और तीसरा टर्म लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, दिस इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na plus and Cl minus, ठीक है। सबसे पहले अपने वैल्यू पुट करी। अब आपको इससे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH निकालना है। तो अगर NH4OH निकालना है तो इट इज सम ऑफ NH4 प्लस एंड OH माइनस। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड करो और 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 माइनस 3 करते हैं अगर हम, so this comes out to be molar conductance and infinite dilution of NH4Cl,
plus molar conductance at infinite dilution of NaOH minus molar conductance at infinite dilution of NaCl. अब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये फाइनली मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NH4 प्लस OH माइनस आ जाएगा. इतना पहले आप सॉल्व करके देख लो और इसको रिप्लेस करके मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NH4OH लिख देंगे. जस्ट लाइक मैंने लास्ट क्लास में जैसे आपको सिखाया था, एसिटिक एसिड के क्वेश्चन सिखाया था, अभी NH4OH के लिए अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ से मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NH4OH जो हमारे लिए आएगा, that comes out to be molar conductance at infinite dilution of NH4Cl plus NaOH minus NaCl. Value substitute करो. NH4Cl is 129.8, NaOH is 217.4, NaCl is 108.9. उसको पहले सॉल्व करके वैल्यू बताना है. उसके बाद सीधे अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस अपने को गिवन है 9.532. इनफाइनाइट डिल्यूशन वाली वैल्यू बताइए कितनी आ रही है. This comes out to be 238.3, I think, right? Zero 0.04 आपका अल्फा है. Sir, please send the PDF of last lecture. हाँ, वो मैं भेज दूंगा बाद में. तो मैंने लास्ट क्लास में जो आपको सेल का कंस्ट्रक्शन सिखाया था, अगर हम हर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसे ही सेल बनाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या मतलब बहुत कन्वीनियंट नहीं रहेगा. तो IUPAC ने एक तरीका बनाया हुआ है जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. तो हम क्या करते हैं कि जो सेल हमने कंस्ट्रक्ट किया था एक डायग्राम में, उसी को अगर ब्रीफली लिखना होता है ताकि हमें सेल के सारे पैरामीटर्स भी पता चल जाए और हम जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो पता चल जाए. तो देयर इज अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसमें बस बेसिकली दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं. सबसे पहला कि जो भी गैल्वेनिक सेल लिखेंगे उसमें एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. सो LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड. तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा एंड वी विल प्लेस इट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन विल टेक प्लेस एंड वी विल प्लेस इट ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, दिस फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. तो अगर हम कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका एनोड विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड विल बी ऑन राइट हैंड साइड इन द रिप्रेजेंटेशन. दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी इंटरफेसेस आएंगे, इंटरफेसेस मतलब यहाँ पे भी सॉलिड से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉलिड, सॉलिड से सॉल्ट ब्रिज कुछ भी कनेक्ट हो रहा होगा, तो विल सेपरेट इट बाय अ वर्टिकल लाइन. तो जैसे अभी हमने जो सबसे पहला सेल लिखा हुआ था उसमें देखो जिंक सॉलिड हमारा एनोड था, जो कि जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन साथ कांटेक्ट में था. तो देखो एक वर्टिकल लाइन लगाई बीच में. अगर आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है तो यू कैन रिपोर्ट द कॉन्सेंट्रेशन. फिर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्शन में था, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए एक वर्टिकल लाइन फिर से लगाई. फिर सॉल्ट ब्रिज के साथ कांटेक्ट में क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो उसको फिर एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है तो यू रिपोर्ट C2M. फिर इसको एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया क्योंकि सॉल्यूशन के कांटेक्ट में कॉपर रॉड था. तो जो जो इंटरफेसेस आते हैं हर इंटरफेस को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन यूज करते हैं. ठीक है, और जो जो सब्सटेंसेस आते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं. बस कन्वेंशन से एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में लिखना है. बस ये चीज याद रखनी है. ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. इन केस हमारे पास सॉल्ट ब्रिज नहीं नोन है तो उसकी जगह खाली छोड़ दी जाती है. सो इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल फाइंड आउट दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्ट ब्रिज यू विल फाइंड आउट दिस डबल वर्टिकल लाइन. सो डबल वर्टिकल लाइन का मतलब हुआ कि सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नोन, या हमें नहीं पता सॉल्ट ब्रिज में आपने कौन सा सॉल्ट ले रखा है, तो उसका स्पेस वैकेंट छोड़ देता है. तो वैकेंट स्पेस की वजह से क्या होगा, वो डबल वर्टिकल लाइन दिखेगी. तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो आपको क्वेश्चंस में या आपकी बुक्स में मिलेंगे उसमें ऐसे डबल वर्टिकल लाइन लिखी होगी. तो इस डबल वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखा हुआ है और इसके राइट हैंड साइड में कैथोड है, और इस डबल वर्टिकल लाइन को हम लोग सॉल्ट ब्रिज समझते हैं. तो ऐसे अगर कभी भी सेल लिखा होगा तो आप आसानी से सेल के सारे कंपोनेंट पहचान पाओगे. डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है दैट इज एनोड, और जो राइट हैंड साइड में लिखा होगा वो कैथोड है.
तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है कहाँ से, सॉल्ट ब्रिज के रिस्पेक्ट में, ये आपका एनोड हो गया, और ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका कैथोड हो गया। Sir, ये what is connection C1M and C2M? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 0.1 दिया है तो वहाँ 0.1 लिख देंगे। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सेल के बारे में होती है, दैट ऑल इंफॉर्मेशन विल ट्राई टू रिप्रेजेंट ओवर हियर। So C1 is the concentration of zinc sulfate solution. C2 is the concentration of copper sulfate solution. If it is given, we'll report. If it is not given, then we'll not report. So we'll try to write maximum information of the cell in this representation so that हमें question solve करते टाइम easily सारा data मिलता चला जाए। और मेथड से आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो सेल का डायग्राम नहीं बनाया था, we'll represent cell in the same manner जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है। तो अब देखो एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूँ आपको, तो आपको क्लिक करेगा। तो पहले दो बातें समझ गए ना। इस सेल में सबसे पहली प्राइमरी बात, एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, एक बात। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, दूसरी बात। जितने भी इंटरफेसेस आएंगे, हर इंटरफेस को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन अप्लाई कर देते हैं। सो जैसे जिंक सॉलिड के साथ जिंक सल्फेट कॉन्टेक्ट में वर्टिकल लाइन लगाया, जिंक सल्फेट सॉल्ट ब्रिज के कॉन्टेक्ट में एक वर्टिकल लाइन अप्लाई करी, सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट के कॉन्टेक्ट में एक और वर्टिकल लाइन अप्लाई करी, कॉपर सल्फेट कॉपर सॉलिड के साथ कॉन्टेक्ट में तो कॉपर सल्फेट के साथ वर्टिकल लाइन लगा दी। सो फॉर ऑल इंटरफेसेस विल पुट अ वर्टिकल लाइन। ठीक है। अगर सॉल्ट ब्रिज नो नहीं होता है तो उसका स्पेस खाली छोड़ देते हैं। तो अगर आप उसका स्पेस खाली छोड़ेंगे तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, डबल वर्टिकल लाइन। सो जिंक सॉलिड, जिंक सल्फेट एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन, कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सॉलिड। तो जो डबल वर्टिकल लाइन है उसको सॉल्ट ब्रिज समझते हैं। उसके लेफ्ट में जो पोर्शन लिखा होता है वो एनोड होता है, जो राइट में लिखा होता है वो कैथोड होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन कराना है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन कराना है। अभी देखो जैसे मैंने एक सेल लिखा हुआ है, पीटी सॉलिड, हाइड्रोजन गैसियस, वर्टिकल लाइन H+ एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2+, वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड। तो अब अगर हमें इसे सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको देखो क्लियरली समझ आना चाहिए कि जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो एनोड है, सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ वो कैथोड है। चूंकि हाइड्रोजन हमारी गैस है तो उसका वायर नहीं बना सकते, तो जब उसका वायर नहीं बना सकते तो उसको कनेक्शन देने के लिए हमने देखो प्लैटिनम सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। तो अगर कहीं पे भी गैसियस कंपोनेंट आएगा या कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जिसका वायर नहीं बना सकते तो उसकी जगह पे हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। नॉर्मली प्लैटिनम वायर या गोल्ड वायर यूज किया जाता है। सो वी आर यूजिंग हियर प्लैटिनम सॉलिड। तो वो सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन गैस के लिए वायर हाइड्रोजन का वायर तो बना नहीं सकते, गैस है, तो उसके साथ हमने प्लैटिनम को कॉन्टैक्ट में लिया हुआ है, तो वो वायर की तरह कनेक्शन देने में काम आएगा। ये एनोड हुआ, वो कैथोड हुआ। अब एज पर रूल आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखना और कैथोड पे रिडक्शन लिखना है। तो एनोड पे देखो प्लैटिनम तो इनर्ट है, उसकी तो रिएक्शन होगी नहीं। जो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज होके 2H+ एक्वस में कन्वर्ट होगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे करेंगे रिडक्शन। At cathode we have copper 2+ aqueous form which will accept 2 electron, will convert to copper solid। ठीक है। दोनों पोर्शंस को अगर ऐड कर दें तो आपकी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन या सेल इक्वेशन बन जाएगी। सो हाइड्रोजन गैसियस प्लस copper 2+ aqueous gives copper solid plus 2H+ aqueous। ये आपकी सेल इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मार्क करेंगे तो n यहाँ पे 2 आ जाएगा। You can see in this process 2 electrons are lost and 2 electrons are gained। ठीक है, प्रोसेस क्लियर हुआ। तो हमेशा एनोड लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड राइट हैंड साइड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, बस इतनी बातें याद रखोगे और हर इंटरफेस को वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर देते हैं। तो देखो ये एनोड पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और ये कैथोड पे रिडक्शन लिखा हुआ है। तो इनिशियली जो हमने सेल को डायग्राम से रिप्रेजेंट किया था उसका शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन आ गया जो IUPAC रिकमेंडेड है कि आप हर इंटरफेस को एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दो और जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप सेल के बारे में लिख सकते हो, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल स्टेट, चार्जेस, वो सब इसी में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है। अब देखो अगर हमने कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट किया है तो व्हाट वी वांट नेक्स्ट, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसकी वजह से क्या वोल्टेज अचीव होगा, क्योंकि सेल से हम एक्चुअली में पावर लेना चाह रहे हैं तो उसका वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग एक नेक्स्ट टर्म इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द नेक्स्ट आइटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
So the next title, electrode potential. तो अगर हमने देखो एक मेटल रॉड को, एम मेटल है सॉलिड स्टेट में, उसके सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया, Mn प्लस उसका एक सॉल्ट है मेटल एम का, उसके एक्वा सॉल्यूशन में अगर प्लेस कर दिया तो आप जानते हो इनके बीच में चार्ज सेपरेशन आ गया। और आपने फिजिक्स में ये चीज सीखी हुई है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेंगे तो उनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो व्हेन अ मेटल रॉड इज इन कांटेक्ट विद द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, then there is a potential difference between metal rod and its solution known as electrode potential. तो सबसे पहले आप अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख लीजिए। When a metal rod is in contact with the aqueous solution of its salt, then there is a potential difference between metal rod and its solution known as electrode potential. Sir, please can you explain it? अगर हमारे पास एक मेटल रॉड है और उसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ हमने उसे कांटेक्ट में रखा तो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस आ रहा है, मेटल न्यूट्रल है और आयन जो है उस पर चार्ज है। और आप जानते हो अगर कोई भी दो चार्ज सेपरेटिंग यूनिट्स ले लो तो उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप आता है। तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक टर्म होता है स्टैंडर्ड, तो अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करें तो हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। शॉर्ट में इसको SRP लिखते हैं। आगे ध्यान रखना बार बार हम लोग इतना बड़ा टर्म नहीं लिखेंगे, SRP लिखेंगे सीधे सीधे। और दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में SOP लिखते हैं। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Standard reduction potential will represent SRP and standard oxidation potential will represent by SOP. ठीक है, अब जैसा टर्म लिखा है वही मतलब है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन के लिए चीज लिखेंगे। तो रिडक्शन कब होगा? जब Mn प्लस जो है वो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ये वो रिडक्शन। तो इस केस में जो E0 ऑफ Mn प्लस एक्वस से M सॉलिड लिखेंगे ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और अगर ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो उसकी रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे, M सॉलिड को Mn प्लस में कन्वर्ट कर दें विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका जो E0 ऑफ M सॉलिड टू Mn प्लस होगा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आई बात? ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, दूसरी वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गई। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और जो स्टैंड, अभी जैसे मान लो किसी मेटल के एग्जांपल से बता दूं, तो लेट्स से विल टेक कॉपर 2+। तो कॉपर 2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इसका E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर वैल्यू जो होगी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और अगर इसका उल्टा लिखते हैं, कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज होके कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो E0 ऑफ कॉपर 2+ जो वैल्यू आएगी ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। अब जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल उनकी वैल्यूज न्यूमेरिकली इक्वल होती है बट साइन ऑपोजिट होता है। ये आपको फाइनल कंक्लूजन याद रखना है। अगर आपको कभी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम यूज करनी है, साइन ऑपोजिट यूज करनी है।
Sir, what is E naught? E naught is electrode potential. EMF लिखते हैं ना हम लोग, EMF फिजिक्स में यूज करते हैं ना, वोल्टेज, एक तो वोल्टेज होता है और एक जो मैक्सिमम आउटपुट आता है उसको EMF लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर EMF लिख रहे हैं तो E naught। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय E naught। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन लिखेंगे। देखो यहाँ से ये चीज पता चल रही है, देखो ये रिडक्शन लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आपको बस फिनोमेनन देखना है कि कौन सी फिनोमेनन हो रही है। ऑक्सीडेशन वाला हो रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, रिडक्शन वाला हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। क्लियर? और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो उतना ही रहेगा। मेटल और मेटल रॉड आयन के बीच में, मेटल रॉड और मेटल आयन के बीच में वोल्टेज ड्रॉप तो हमेशा सेम रहेगा। बस डिफरेंस इस बात का है कि मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है या मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका डिफरेंस होगा। तो ये क्या होगा, प्रोसेस ऑपोजिट होंगे तो वैल्यू ऑपोजिट साइन के साथ आएगी। सो न्यूमेरिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर सेम बट देयर साइन इज ऑपोजिट। तो अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए और ऑक्सीडेशन पूछे तो साइन अपोजिट कर देना, ऑक्सीडेशन गिवन होगा, रिडक्शन पूछेंगे तो साइन ऑपोजिट कर देना। ठीक है? अब यहाँ पे देखो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि मैंने थ्योरेटिकली तो सब बात लिख दी कि ऐसा ऐसा कर देंगे, बट ऑल ऑफ यू लोग कि एक ओपन सर्किट का वोल्टेज तो मेजर ही नहीं कर सकते। एक मेटल वायर और एक सॉल्यूशन है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चार्ज सेपरेशन है तो वोल्टेज ड्रॉप तो डेफिनेटली होगा। बट वो कितना होगा ये मेजर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज मेजर करने के लिए कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा। ओपन सर्किट का वोल्टेज मेजर कर ही नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम हुई। अब सपोज करो हमने इस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ के पूरा सेल बना दिया, तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का नहीं निकल पाएगा। रीजन? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रोड्स आप कनेक्ट करोगे और उसमें वोल्ट मीटर अप्लाई करोगे तो वोल्ट मीटर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। सो यू विल बी इन अ स्टेट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड बट नॉट द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई पहले आपको? कि अगर हमने एक मेटल रॉड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है तो देयर इज अ चार्ज सेपरेशन। बिकॉज ऑफ दैट चार्ज सेपरेशन इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जरूर आ रहा है, बट चूंकि एक ओपन सर्किट है इसलिए हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर नहीं कर पाओगे तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता चल रहा है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि हम इसका कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। कंप्लीट सर्किट बनाओगे तो आपने क्या करा, इस इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। जब आप इस इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे तो सेल तो बन गया पूरा, या सर्किट तो पूरा बन गया। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इस सर्किट को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके वोल्टेज मेजर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? तो जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपको दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, बट हमें एक्चुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में ऐसा आपको बहुत बार करना होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए जब तक उसका रेफरेंस नहीं डिफाइन करोगे तब तक आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए जैसे रेफरेंस डिफाइन करते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग 0 वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में अगर Sir, your screen is freezed. ओके 1 मिनट। Yes, sir. So write on the next term standard hydrogen electrode। तो हमने क्या करा, अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिफाइन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में सारे सबस्टेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड विल अज्यूम एज 0 और फिर इस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बाकी सारे सबस्टेंसेस से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? तो ये पॉइंट लिख लेना है आपको। तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखो क्या करा है, एक प्लैटिनम वायर यूज किया हुआ है। उस प्लैटिनम वायर को हमने H+ सॉल्यूशन में प्लेस किया हुआ है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m है।
प्लेटिनम वायर के साथ हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार, तो ये जो इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोड को लिखूं तो एक्चुअली में प्लेटिनम सॉलिड है, इसको हमने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में रखा हुआ है और फाइनली उसको H+ एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। इस प्रोसेस में देखो ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, एनोड की तरह से। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, H+ एक्वस आयन जो है हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो प्लेटिनम सॉलिड। इस प्रोसेस में देखो रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे कैथोड की तरह से। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड की तरह यूज करेंगे तो H2 से H+ कन्वर्ट करेंगे, और कैथोड की तरह यूज करेंगे तो H+ से H2 कन्वर्ट करेंगे। और इस सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जीरो होता है। ये क्वांटिटी है फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल and standard oxidation potential is taken as 0. For standard hydrogen electrode, standard reduction potential and standard oxidation potential is taken as 0. तो यहाँ पे जो प्लेटिनम सॉलिड मैंने लिखा है एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का वायर तो बना नहीं सकते, तो हमें वायर यूज करना पड़ता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट मटेरियल का। तो नॉर्मली हम लोग प्लेटिनम यूज करते हैं, समटाइम्स वी कैन यूज गोल्ड आल्सो। तो प्लेटिनम जो है वो वायर है, क्योंकि आपको बाहर सर्किट से कनेक्शन देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस से तो उसे कनेक्ट कर नहीं सकते, तो हमने प्लेटिनम वायर यूज किया हुआ है, जिसको ग्लास चैम्बर में फिट करा है। नीचे H+ सोल्यूशन 1m ले रखा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है। अब देखो इस इलेक्ट्रोड को अगर हम ऑक्सीडेशन पार्ट से यूज करेंगे, यानी एनोड की तरह यूज करेंगे, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे E0 ऑफ 2 ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू 0 होती है। और अगर आप इसको कैथोड की तरह यूज करेंगे तो मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जहाँ पे H2 से H+, तो अगर हमने इस प्रोसेस को एनोड की तरह यूज करा तो एनोड पे करेंगे ऑक्सीडेशन, तो स्टैंडर्ड E0 ऑफ हाइड्रोजन गैसियस टू H+ एक्वस, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, इसको 0 लिख रहे हैं, ये हुआ आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर आप इसको कैथोड की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे कराएंगे रिडक्शन, तो इट इज E0 ऑफ H+ टू हाइड्रोजन गैसियस, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल दोनों 0 होते हैं। और आप इस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम सारे अलग अलग सारे सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये चीज नोट बना के अलग से बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, बेटर रहेगा। तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दोनों केस में लिखा है, एनोड पे भी 0, कैथोड के लिए भी 0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है। अगर आप चाहो तो सेल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है ऑक्सीडेशन की तो इट इज हाइड्रोजन गैसेस, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हाइड्रोजन गैसेस will convert to 2H+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी है तो 2H+ aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन गैसेस। तो रिडक्शन लिखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि आप दोनों वैल्यू 0 है तो साइन का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बाकी सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किए जाते हैं, और उनको टेबुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पॉइंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ different substances
electrode potential of different substances are measured with respect to standard hydrogen electrode and arranged in a tabular form bracket में लीजिए increasing or decreasing order increasing or decreasing order is known as electrochemical series. Is known as electrochemical series. तो हमने अलग अलग सब्सटेंसेस के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करें. वी कैन मेजर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी कैन मेजर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करके लाएंगे उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो जो टेबल बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टेबुलर फॉर्म क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइटल लिख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. या बेटर टू से एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लीजिए सीधे सीधे. application of electrochemical series. ठीक है, तो देखो अगर आप सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना चाहते हो आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा देता हूँ, आपके पास अपनी बुक में रेफर करिएगा. टेबल नंबर 3.1 है आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 69 पे. वैसे देखो अलग अलग सब्सटेंस, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, कोबाल्ट का लिखा हुआ है, H2O2 है. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इट्स गिवन 0. वैसे आप अलग अलग सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हो. देयर आर सम पॉजिटिव वैल्यूज, देयर आर सम नेगेटिव वैल्यूज. तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कुछ सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो नेगेटिव वैल्यूज हैं, जबकि कुछ वैल्यूज जो दे रखी है वो पॉजिटिव हैं. दीज आर द नेगेटिव वैल्यूज. अगर दूसरा सेगमेंट देखेंगे तो दीज आर द पॉजिटिव वैल्यूज. तो देयर आर सम इलेक्ट्रोड जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होते हैं. देयर आर सम वैल्यूज व्हिच आर नेगेटिव. तो बेसिकली हमें इसी अब ये टेबल लर्न करनी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है. मतलब आपको क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का होगा तो इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन, या थोड़ा प्रैक्टिकल आइडिया रखा जाता है कि जो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव होते हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, और जो कम रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं. तो अब इसका आउटकम क्या होता है कि हम इससे क्या डिसाइड करते हैं वो एप्लीकेशन का पार्ट है. मोस्टली उसी से क्वेश्चन आता है. तो हमने सारे सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर किया, हाइड्रोजन को 0 अज्यूम करते हुए. सो सम सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आता है एंड सम आर इन पॉजिटिव वैल्यूज. तो इसके बेसिस पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, क्लियर? तो ये टेबल आपकी बुक में दी है, आपको टेबल अगर देखनी होगी कभी तो यू कैन रेफर. अदरवाइज क्वेश्चंस के टर्म में जैसे आएगा वो बाद में आपको सिखा रहा हूँ. तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते चलो. सबसे पहले पॉइंट पे लिखो द सब्सटेंस हैविंग मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. द सब्सटेंस having more negative standard reduction potential is the substance having more negative standard reduction potential is better reducing agent.
Sir, So what's the second point? Can you hear me? Sir, we are unable to hear you and your screen is also freezed. Sir is not speaking only. मुझे डर लग रहा है. Yes, sir. There's some technical issue again. Sir. Hello, sir. Plus A दाबला. Sir, can you hear us? So are we audible? I don't think so. So he is not there. नहीं So can we leave? मेरा तो Mute करो. हाँ मेरा somebody is speaking. Sir, please speak something. Where are you, sir? So I said the substance having more negative standard reduction potential is better reducing agent. इसमें एग्जांपल बताया that lithium is strongest reducing agent. ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही पूछा जाता है कॉमनली. So lithium is strongest reducing agent in aqueous medium. अब मैंने एग्जांपल्स बताया जैसे जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट है. तो देखो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव दिया हुआ है, तो जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर. जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर. अगर आपको कंपेयर करना है तो जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है और कॉपर के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, तो जिंक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. दूसरे टर्म में मैं लिखा है the substance having more negative standard oxidation potential.
इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें एग्जांपल याद रखना है कि जो फ्लोरीन है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने का तरीका मैंने आपको बताया, थोड़ा टेबल देखो एनसीईआरटी का। तो इसमें देखो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.35 वोल्ट। दिस वैल्यू इज -0.35 वोल्ट। तो देखो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने कन्वर्जन कर रखा है F2 से F-, तो ये रिडक्शन हुआ, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो -2.87 आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। तो फ्लोरीन देखो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सब्सटेंस आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और ये देखो आपका लास्ट में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको केवल 2 वैल्यूज लर्न करनी है, पूरी टेबल तो कोई नहीं लर्न कर सकता, कॉमनली यही सवाल पूछे जाते हैं। ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ, अलग अलग सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हुए और फिर पूछा गया इनमें से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यू कैन कंपेयर विद द डेटा। जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता जाएगा। जैसे सपोज करो आपने जिंक को कंपेयर किया लेट्स से एल्यूमिनियम से, देखो एल्यूमिनियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल -1.6 आ रहा है, तो उसका मतलब एल्यूमिनियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। बट इफ यू विल कंपेयर जिंक विद आयरन और जिंक विद निकल, तो जिंक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ पड़ी बात? ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करोगे तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर कोबाल्ट है, देखो फिर H2O2 है, फिर MnO4- है, फिर गोल्ड है, ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे। बट ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा तभी आप प्रेडिक्ट कर पाओगे, अदरवाइज लर्न केवल 2 रिजल्ट याद करने हैं, दैट इज लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ओके। यार यहाँ तक ये पहले 2 मेजर एप्लीकेशन हो गए। इसके बाद तीसरा केस हम लोग अप्लाई करते हैं। तीसरे केस में लिखो द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, the substance having negative standard reduction potential is preferred as anode in a galvanic cell. Preferred as anode in a galvanic cell. और उसका उल्टा अगर किसी सब्सटेंस का नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या पेटोट से पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो कैथोड की तरफ प्रेफर होगा। सो द सब्सटेंस having positive standard reduction potential is preferred as cathode. तो अगर आपको अलग अलग सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, तो जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसको एनोड प्रेफर करेंगे, और जिस सब्सटेंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उसको हम लोग कैथोड प्रेफर करेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी मैंने जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिखा है, अगर आप कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाओगे तो उसमें जिंक हमेशा एनोड होगा और कॉपर हमेशा कैथोड होगा। अभी उन्होंने पहले जो सेल लिखा था वो इसी टाइप का था। ठीक है, 3 पैरामीटर समझ गए। देन द लास्ट पैरामीटर, इसमें लिखो द सब्सटेंस हैविंग negative standard reduction potential, the substance having negative standard reduction potential can displace hydrogen gas from acids, and commonly जो है acid use करते हैं that is dilute HCl और dilute H2SO4। So the substance having negative standard reduction potential
can displace hydrogen gas from acid. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल से लिखूं तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। तो अगर हम जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे, you all know in this process we'll get zinc sulfate and hydrogen gas. So here hydrogen gas is liberated, but if you perform the same reaction with copper, so no hydrogen will be found. So copper plus dilute H2SO4, no hydrogen produced. ठीक है, तो जिस भी मटेरियल का या जिस भी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है या जिस भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कराएगा। सो द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड। और इसी में एक पॉइंट नोट बना के लिख लो जो हम लोग एक्चुअली में पी ब्लॉक में सीखेंगे, तो ज़रूरत उसकी यहीं पे पड़ेगी। अगर यहीं पे एसिड H2SO4 की जगह HNO3 कर दिया, केवल दो ही मेटल होते हैं जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। एक्चुअली पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बट आप चूंकि इससे कंफ्यूजन हो जाए इसलिए यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ मेंशन कर लीजिए यहाँ पे नोट में, ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज produces hydrogen when treated with dilute HNO3. Only magnesium and manganese produces hydrogen gas when treated with only magnesium and manganese produces hydrogen gas when treated with dilute HNO3. तो डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते टाइम केवल दो ही सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं, एक मैग्नीशियम और एक मैंगनीज। ठीक है।